और होली पर फिल्म में कई गाने बने हैं, कई फिल्में ऐसी रही हैं जिसमें शोले, मदर इंडिया, नवरंग और हाल ही में जो आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, जिसमें होली को लेकर गाने बने। लेकिन मुझे एक गाना याद आता है शोले फिल्म का। जी हां, वो गाना था होली के दिन जब दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल जाते हैं, गिले शिकवे भूलकर दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, आज तो अपने ही आप से दूर हो गए। कांग्रेस कहती है ये कैसी होली, वहां बीजेपी में रंग ही रंग है और कांग्रेस में केवल सूनापन। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। एमपी में सोमवार रात से बड़ी सियासी हलचल चल रही है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया और अब वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। सोनिया को लिखी अपनी चिट्ठी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना दर्द बयान किया है और लिखा है कि आप जानती हैं कि पिछले एक साल से मैं इस चीज से बच रहा था, लेकिन मैं अब कांग्रेस में और नहीं रह सकता। उन्होंने कहा है कि वो अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं और राज्य के लिए कांग्रेस में रहकर काम नहीं कर पा रहे हैं। सिंधिया की ये चिट्ठी मध्य प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम का हाल काफी हद तक साफ कर देती है। सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में दरकिनार किया गया? क्या दूसरा सवाल ये कि क्या कांग्रेस में सोनिया गुट और राहुल गुट की लड़ाई चल रही है और आखिर क्यों कांग्रेस के युवा नेता पार्टी से बगावत करने पर उतारू हैं? इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शायना एनसी और राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा भी होंगे, और हमारे साथ हैं हमारे क्षेत्रीय चैनलों के राजनीतिक संपादक अजीत मंडोला साहब। बीजेपी हेडक्वार्टर में इस समय चर्चा और मंथन चल रही है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। इस बीच हमारे साथ देश का सवाल में मध्य प्रदेश में है बवाल, तो ये बना है देश का सवाल। और देश का सवाल पर चर्चा करने के लिए, जैसा कि हमने आपसे कहा, मुंबई से जुड़ी हैं शायना एनसी। आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं और लगातार पिछले कुछ घंटों से मेरे साथ अजीत मंडोला साहब भी हैं। शायना एनसी थोड़ी देर में जुड़ेंगी, लेकिन अजीत मंडोला साहब आप मेरे साथ हैं। जैसा कि अपनी चिट्ठी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा सोनिया गांधी को, ये कहते हुए कि पिछले एक साल से मैं लगातार कोशिश कर रहा था आपको बताने की, आपको समझाने की, आपको एहसास कराने की कि पार्टी के भीतर मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। मेरा एक खेमा पार्टी के कार्यकलाप से नाराज है। तो ये विलाप के तौर पर उनकी अनदेखी ही आज उनको कांग्रेस से दूर ले गई। कांग्रेस का हाथ छूटा और बीजेपी केसरिया उन्होंने थाम लिया। अजीत जी, मुझे ऐसा लगता है मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी के हो गए। बिल्कुल, देखिए क्या है, वो इसमें कोई शक नहीं कि लोकसभा चुनाव के बाद से वो अपने को बड़ा उपेक्षित महसूस कर रहे थे। वो चाहते थे कि लोकसभा चुनाव में पार्टी कितनी करारी हार हुई सबको पता है, वो भी चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में अगर उनको जिम्मेदारी मिलती है अध्यक्ष पद की, वो कतई नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने, वो अध्यक्ष बना रहना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में, जो एक पार्टी में आपने देखा होगा कि लगातार दो खेमों में पार्टी बटी हुई है। हरियाणा एक बहुत बड़ा उदाहरण है आपका। वहां पे भी जो राहुल समर्थक अध्यक्ष है अशोक तंवर, वो पार्टी से बाहर हैं आज। और उसके बाद आज ये दूसरा बड़ा घटनाक्रम है जो कि मध्य प्रदेश में हुआ है कि राहुल समर्थक माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया एनडीए पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा सवाल जवाब वो राहुल गांधी के बगल में बैठ के उठाते रहे हैं विपक्ष में रहते हुए। वो उम्मीद कर रहे थे कि भाई अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था जब कमलनाथ बने थे, तो वो ये चाहते थे कि उप मुख्यमंत्री बनने के बजाय उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद दे दिया जाए। उसको लेकर एक राजनीति मध्य प्रदेश में, क्या इस समय अगर आप देखें पूरे कांग्रेस के सभी प्रदेशों में इस तरह की राजनीति हो रही है। 2-2, 3-3 गुट बने हुए हैं और 2-2, 3-3 गुट बने हुए हैं और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व उनको बीच बचाकर कोई टाइम पर फैसले नहीं कर पा रहा है। और मध्य प्रदेश का मामला बड़ा गंभीर था। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जानता था, ये बराबर बातें उनके पास आ रही थी।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अनुच्छेद 370 को लेकर पार्टी से अलग हटकर बयान दिया था। उस समय होता क्या है कि कांग्रेस में अगर जब उन्होंने अलग हटकर बयान दिया तो फिर एक खेमे ने, जो उनका विरोधी खेमा था, उन्होंने कहा। आप ये 2-3 राज्यों का जिक्र कर रहे हैं अजीत जी, अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में भी ये तस्वीर दिखाई देती है। महाराष्ट्र में आज अगर आप संजय निरुपम को अगर संजय निरुपम देखिए, वहां पर एक अलग खेमा वो चलता है, दूसरा मुरली देवरा खेमा अलग है, अलग बिल्कुल 3-3 खेमे हैं। अशोक चौहान एक खेमा अलग है, 3-3 मैं कहने 2-2 3-3 खेमे हैं। पता नहीं क्यों सोनिया गांधी, पहले राहुल गांधी भी फैसला नहीं कर पाते थे, सोनिया गांधी भी फैसला नहीं कर पाती थी, फिर वो पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष बनी है, वो अब भी फैसले नहीं कर पा रही हैं। और जबकि मध्य प्रदेश जैसा हिंदी भाषी राज्य, सबसे बड़ा राज्य कांग्रेस को के पास वापस आया था 15 साल बाद, कांग्रेस को उस पर ये कांग्रेस में ये जो आला कमान है वो ये मान बैठा कि भाई दिग्विजय सिंह और कमलनाथ 5 साल सरकार चला लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस बात पे विश्वास ही नहीं होता कि कमलनाथ की टोली से लोग खिसक रहे थे, होली पर ये टोली गायब हो जाएगी, इसका अंदेशा ये बड़ी हैरानी की बात, भनक तक नहीं, बड़ी हैरानी तक नहीं आई। बिल्कुल क्या कर रही थी उनकी इंटेलिजेंस, जो सरकार के लिए काम करती है। हाँ, जो एसआईडी का काम ही होता है बिल्कुल, राजनीतिक इंटेलिजेंस गैदर, लोकल इंटेलिजेंसी का काम ही यही है कि जाके सब पता लगाती कौन, और रोज सवेरे सीएम की ब्रीफिंग होती है और शाम को रिपोर्ट भी देती है वो। उसके बावजूद अगर ये सरकार पता नहीं लगा पाई है तो कहीं ना कहीं इनकी लोकल इंटेलिजेंसी की बड़ी फेलियर है। और इतने तरीके से बीजेपी ने इस ऑपरेशन को करा है, इसमें दाद देनी पड़ेगी कि कहीं 2 बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के, जिनको माना जाता था। आपने बोलते बोलते एक बड़ी गजब बात कह दी। जो संकेत आप दे रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस फेल्यूर है, तो ये कहा जाए कि शिवराज का राज तब भी खत्म नहीं हुआ था जब कमलनाथ बिल्कुल नहीं। भाई देखिए, कांग्रेस के अंदर अगर आप माना जाए, आज के दिन में माना जाता है कि 4-5 बड़े नेता हैं जो आज भी बहुत बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। उन 4-5 बड़े नेताओं में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम भी आता है। और अगर वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अगर अपनी पार्टी का वहां पर सरकार नहीं बचा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो दोनों नेता आज हांसी पे चले गए, समझिए आप। आने वाला टाइम अब उनके लिए बहुत कठिन होने जा रहा है। अब वो दोनों नेताओं को देखिए, पुत्र मोह, अपने बच्चों की चिंता है, वो भी अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं, नुकुल को, और दिग्विजय सिंह ने अपने बेटे को। जी, इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर, केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। 1 घंटे से ज्यादा चली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे, एमपी के घटनाक्रम पर भी चर्चा हुई है। जानकार सूत्रों से जो खबर आ रही है, केंद्रीय चुनाव समिति, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का घटनाक्रम, मध्य प्रदेश को लेकर भी सियासी उठापटक पर भी चर्चा होने की जानकारी आ रही है। 1 घंटे तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, आप देख सकते हैं थावरचंद गहलोत, जेपी नड्डा, विजया राहटकर, तमाम ऐसे बड़े नेता मौजूद थे। और इस बैठक में एमपी में चल रहे घटनाक्रम को लेकर भी चर्चा होने की जानकारी सामने आ रही है। मनीष, इसमें मैं एक बात बोलूंगा, इस बैठक के, आज की इस बैठक का में जो सबसे बड़ी खबर होगी वो खबर यही होगी कि क्या जो आज जो नाम ये राज्यसभा के उम्मीदवारों का नाम घोषित करती है कि नहीं बीजेपी, उसमें ज्योतिरादित्य, अगर घोषित होते हैं तो उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है कि नहीं है? क्योंकि अभी तक जो मेरे पास सोर्सेज बता रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी अपने घर पर हैं, उनको कोई ऐसा संकेत या मैसेज नहीं है कि उनको। अजीत जी, एक हम सीधा अपडेट के लिए आप सबको लिए चलते हैं भोपाल। हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन। रजत, बैठकों के दौर दिल्ली और भोपाल में लगातार चल रहे थे। दिल्ली की बैठक तो खत्म हो गई, भोपाल की श्यामला हिल्स वाली बैठक के क्या हाल है? देखिए, अभी भी वो बैठक जारी है, अभी खत्म नहीं हुई और बताया जा रहा है कि लगभग 30 से 40 मिनट बैठक और चल सकती है। दरअसल जब सवाल मुश्किल हो जाता है तो उसका उत्तर ना हो आपके पास तो शायद उसे ढूंढने में वक्त ज्यादा लगता है, और जब सवाल का जवाब आपके पास हो तो तयशुदा वक्त के ही अंतराल में वो बैठक खत्म हो जाती है। रजत, आपको 1 सेकंड रुकना होगा। रजत, आपको अल्पमत में उसका जाना तय है, ये राज्य के हित में। तो सर, क्या दावा आपकी ओर से पेश किया जाए बीजेपी? ये पार्टी तय करेगी, ये प्रहलाद पटेल तय नहीं करेंगे। सर, सीईसी की बैठक चल रही है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं? मुझे लगता है कि अटकलबाजियां हमारा काम नहीं है। हमारा काम है पार्टी जो फैसला करे उसके बाद बताना। हमारा कोई निर्णय होगा हम आपको बताएंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े नेता है, नेता का इस तरीके से आना और कैसे, क्या रोल रहेगा उनका?
मुझे लगता है आने दीजिए, फिर अपन रोल तय पार्टी करेगी। मीटिंग हो जाती है, उसमें जो भी तय होगा वो आपको पता चलेगा। डबल रंग काम करेंगे या बीजेपी का भी रंग, होली का रंग तो है ही यहाँ पर। आप तो कुछ भी कह लेते हो। चलिए चलिए, मैं मीटिंग में आई हूँ। आपने 2 दिन पहले ही कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल, सिंधिया आ गए। ये सिंधिया जी को अच्छे लेकर दिन भी आ गए। कैसे स्वागत करेंगे सिंधिया जी का? सिंधिया जी आए हैं। चलिए अभी तय होगा। हम आगे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है और आप जैसे सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि फैसला जो भी होगा वो केंद्रीय नेतृत्व होगा। आमतौर पर नेता जो होते हैं वो इसी तरह से बयान देते हैं जब तक कि उन्हें कहा ना जाए, खासकर बीजेपी की तो यही परिपाटी है। हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, हमने आपको रोका था, एक अपडेट आया था जिसमें प्रहलाद पटेल कुछ कह रहे थे, आपने सुना। रजत, भोपाल में 2 बैठकों की बात थी, एक तो श्यामला हिल्स और दूसरा बीजेपी दफ्तर, जहां पर विधायक दल की बैठक होनी थी। क्या उस बैठक की कोई जानकारी आपके पास है? देखिए 7 बजे का टाइम था बीजेपी कार्यालय में जहां पर विधायक दल की बैठक होनी थी और मुझे लगता है वो बैठक 7 बजे की थी और 7 बजे शुरू हो गई होगी। ये बैठक लगभग 5:30 पौने 6 बजे शुरू हुई थी मनीष जी, और 1 घंटे में इसको खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब आपके पास 80 विधायक है तो बहुत ज्यादा डिस्कशन का पॉइंट आपके पास बचता नहीं है। पहले सबसे बड़ी बात ये होती है कि बैठक से पहले आप अपना आंकड़ा, मैजिकल फिगर्स जो है, आपके अपने लोग जो है, मिनिस्टर्स है, विधायक है, उनको आप वापस बुलाइए। तो वैसा मुझे लगता है हो नहीं पा रहा। तो हो सकता है कमलनाथ सबसे बात कर रहे हो कि कौन सा विधायक किसके टच में है, कौन किसको ला सकता है, इंडिपेंडेंट के साथ क्या हो सकता है, क्या बीजेपी के कोई विधायक नाराज हैं बीजेपी में या सिंधिया से नाराज है, वो वापस कांग्रेस की तरफ आ सकते हैं। तो मुझे लगता है यही सारी बातचीत जो है वो इस मीटिंग में चल रही है। इंतजार हमको भी है कि ये मीटिंग खत्म हो, ये बैठक खत्म हो, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, शोभा ओझा, सुरेश पचौरी, विवेक तन्खा, ये सब बाहर आए श्यामला हिल से, और कम से कम पता चले कि आखिर कांग्रेस क्या सोच रही है, क्या हथियार डालेगी। रजत, आज रंगों का त्योहार होली है। रजत, आज रंगों का त्योहार होली है। जब 80 विधायक अंदर जा रहे थे तो किसी के माथे पर आपने अबीर गुलाल लगा देखा? देखिए, मैंने किसी के भी आप कह सकते हैं ऊपर होली का रंग या होली के कलर्स या वो मूड यहां नहीं देखा। और जाहिर सी बात है, ये जो मूड था दिन में बीजेपी कार्यालय में था, जहां पर लोग होली मना रहे थे, दिवाली मना रहे थे, क्योंकि उनके पास आज एक अवसर है बनाने का। कांग्रेस इस समय क्राइसिस में है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। मंथन का दौर जारी है, एक वे आउट निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक अग्नि परीक्षा 2 बड़े नेताओं की भी ये है। कमलनाथ मास्टर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स माने जाते हैं, फ्लोर लीडर गजब के रहे जब वो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं, और कहा जाता है कि मैनेजमेंट स्किल में कमलनाथ से बड़ा राजनीतिक कोई नहीं है। दिग्विजय सिंह ग्राउंड रियलिटी वाले राजनेता माने जाते हैं। आज भी कहा जाता है कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर हर जिले में किसी के पास कार्यकर्ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के पास है, पहला शिवराज सिंह चौहान के पास, दूसरा दिग्विजय सिंह के पास। ना ही सिंधिया के पास हर जिले में है और ना ही कमलनाथ के पास हर जिले में है। तो क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की ये जोड़ी जो 15 महीने तक सरकार को बचा पाई थी, क्या कोई ऐसा वे आउट निकालती है जहां सम्मान कांग्रेस का बचता है, या इनको लगता है कि हाँ रजत, कुछ बचा नहीं है, जबरदस्ती फजियत करने से कोई फायदा नहीं है, सीधे सीधे। रजत, जमीनी नेता होते तो शायद उन्हें यह पता होता कि उनकी जमीन नीचे से खिसक रही है, लेकिन उन्हें इस तक की आहट भी नहीं पहुंच पाई। खैर, राजनीति है, बदलते रंगों का खेल और उसका नाम ही राजनीति है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा भी जुड़ चुके हैं। रजत बताइए, रजत बताइए। देखिए, मैं मनीष जी ये कहना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह को ये सब कुछ भनक थी, दिग्विजय सिंह की ये सब कुछ जानकारी में थी, क्योंकि आज से ठीक 4-5 दिन पहले पार्लियामेंट में अकस्मात दिग्विजय सिंह आए, मीडिया स्टैंड पर खड़े हुए, मैं वहां पर मौजूद था। उन्होंने वेट किया, क्योंकि कई कैमरेज बाहर थे, कुछ और लोग कवर कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा वेट किया और खड़े होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि 5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक विधायक जो है उनको ऑफर्स मिल रहा है, बीजेपी खरीदना चाह रही है, बीजेपी सरकार गिराना चाह रही है। ये दिग्विजय सिंह ने पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के मीडिया स्टैंड पे आकर एक फुल फ्लेजेड प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो सवाल ये है कि जब दिग्विजय सिंह की जानकारी में ये बात थी कि उनके विधायकों के ऊपर डोरे डाले जा रहे हैं, विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है, मिनिस्टर से बातचीत चल रही है,
तो आखिर फर्स्ट एड कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं ली, क्यों नहीं विधायकों को कहीं शिफ्ट कराया गया, क्यों नहीं विधायकों की मीटिंग बुलाई गई, आना चाह रही है। ये दिग्विजय सिंह ने पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के मीडिया स्टैंड पे आकर एक फुल फ्लेजेड प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो सवाल यह है कि जब दिग्विजय सिंह की जानकारी में यह बात थी कि उनके विधायकों के ऊपर डोरे डाले जा रहे हैं, विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है, मिनिस्टर से बातचीत चल रही है, तो आखिर फर्स्ट एड कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं ली, क्यों नहीं विधायकों को कहीं शिफ्ट कराया गया, क्यों नहीं विधायकों की मीटिंग बुलाई गई, क्यों नहीं कांग्रेस आला कमान की एक हैबिट होती थी पहले कि जब भी ऐसी कोई सिनेरियो होता था, ऐसा कोई संकट होता था, तो बाकायदा ट्रबल शूटर्स के रूप में 2 सीनियर नेता दिल्ली से भेजे जाते थे। लेकिन इस बार दिल्ली भी आश्वस्त थी कि कमलनाथ और दिग्विजय खुद ट्रबल शूटर्स रहे कई स्टेट में, इसलिए वो संभाल लेंगे। और शायद यही गलती हुई जिसको कांग्रेस दिल्ली में और भोपाल में बैठे भाप नहीं पाई। लेकिन रजत, अगर आपको ध्यान हो कि दिग्विजय सिंह के बयान के बाद जिस तरीके से गुड़गांव वाला प्रकरण हुआ था, उसमें बात ये निकलकर सामने आई थी कि इस पूरे प्रकरण के पीछे दिग्विजय सिंह का खुद का हाथ है। ये एक बड़ी बात सामने आई थी उस समय कि राज्यसभा में नंबर 1 के टिकट की दावेदारी के लिए ये सारा घटनाक्रम हुआ था, और उसके बाद उस घटनाक्रम में बीजेपी को भी इन्वॉल्व कर लिया गया, जिसका आज ये परिणाम सामने आया। ऐसा कुछ है। देखिए अजीत जी, 2 घटनाक्रम एक साथ चल रहे थे। एक बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, 2 घटनाक्रम एक साथ चल रहा था। एक घटनाक्रम था जो पर्दे पे दिख रहा था, और ये दिख रहा था कि राज्यसभा की लड़ाई है, दिग्विजय सिंह फर्स्ट प्रेफरेंस चाहते हैं, सेकंड प्रेफरेंस पे लोग सिंधिया के लिए रेडी नहीं है, सिंधिया चुनाव हार सकते हैं। ये लड़ाई पर्दे पर चल रही थी, राजनीति पे चल रही थी। लेकिन दरअसल सिंधिया का गेम इससे काफी बड़ा था। आप देखिए किस तरीके से 20 विधायकों को शिफ्ट किया गया और कांग्रेस को, सरकार को खबर भी नहीं हुई। आप यहां लगे रहे सिर्फ राज्यसभा की लड़ाई में कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिले, सेकंड प्रेफरेंस किसको मिले, पहली सीट किसको मिले, सिंधिया को सीट ना मिले, सिर्फ लड़ाई इस बात की चलती रही। रजत आप बने रहिए, रजत आप बने रहिए हमारे साथ। राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा, जी हां दीपक झा वैसे तो मध्य प्रदेश से ही आते हैं, लेकिन दिल्ली में इन दिनों पुरजोर कांग्रेस की वकालत करते दिखाई देते हैं। दीपक झा, आपको मैं औपचारिकता के तौर पर, आप मेरे मेहमान हैं, लगातार देश का सवाल में आप आते रहते हैं, आपको होली की बधाई। लेकिन आपको लगता है कि आप जिस पार्टी की विचारधारा के समर्थक के रूप में आते हैं, आप ये बधाई स्वीकारते हैं? एक, और दूसरा, मध्य प्रदेश में कमल तो रहेगा लेकिन नाथ नहीं। मनीष जी, होली की बधाई आपको भी और सारे देशवासियों को भी। लेकिन आज हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा देश किस रास्ते पे जाके खड़ा है। हमें एक बार भारतीय नागरिक होने के बाद ध्यान देखना पड़ेगा कि जिस भाजपा के लोग आज बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के झूठी कस्में खाते हैं, भारत माता की झूठी कस्में खाते हैं, ये आज देश को किस रास्ते पे ले जा रहे हैं। ये देखिए, दूसरी बात मैं बोलूंगा, इन्होंने क्या किया, लोग स्टेप बाय स्टेप हत्या कर रहे हैं। कभी ये रात के अंधेरे में सरकार बनाते हैं, कभी ये दीपक जी आप रुकिए। लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी संभाल नहीं पा रही, अपना घर संभल नहीं रहा, और आप निशाना लग रहे हैं कि भाई लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अगर विधायक स्वेच्छा से बैठे हैं तो इसमें आपकी गलती है ना, आपको तो भनक तक नहीं हुआ। अजीत जी, बिल्कुल, ये देखिए, यही कांग्रेस की ये एक बड़ी कमी है। कांग्रेस मानती नहीं अपनी गलती कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इसका पूरी तरीके से फेलियर है। फेलियर देखिए 2 तरीके है। एक तो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व ने बिल्कुल ये नहीं समझ पाया कि मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। दूसरा, मध्य प्रदेश में जो 2 बड़े नेता हैं, बार बार जैसे अभी रजत भी कह रहे थे कि ये 2 बड़े वो नेता हैं जो दूसरे राज्यों में जाके सरकार बनाते थे, सरकारों का फैसला करते थे, और ये खुद अपने यहाँ का, अपने घर का पता नहीं लगा पाए कि उनके घर में आखिर हो क्या रहा है, उनके घर में किस तरह की नाराजगी चल रही है, किस तरीके से जोड़ तोड़ चल रहा है। ये एक बड़ा फेलियर क्या कहते हैं, मैं कहूंगा कि कांग्रेस का है। कांग्रेस का, मुझे तो ऐसा लगता है, जो आप अभी कह रहे थे, आपका जो विश्लेषण था और लगातार आप कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है जब अपना ही अपने वालों के खिलाफ विरुद्ध खड़ा हो जाए, प्रतिशोध की आग के तहत अगर खड़ा हो जाए, तो मुझे एक लाइन याद आती है, पेड़ के कटने का भी अपना एक किस्सा है, सामने कुल्हाड़ी है तो पीछे लकड़ी का हिस्सा है। बिल्कुल मनीष जी, एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। आज हम बात कर रहे हैं माधव ज्योतिरादित्य सिंधिया की कि इतने बड़े नेता, आप कोई बताएगा कि इतने बड़े नेता बने कैसे? जब आपकी पार्टी से आप बड़े अपने आप को महसूस करने लगते हैं तो शायद ऐसे ही कुछ हालात होते हैं। आपको पार्टी में रहना है तो पार्टी के शिष्टाचार को फॉलो करना पड़ता है। आप कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन आप पार्टी से बड़े नहीं हो सकते। आप देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन आप भारत माता से बड़े नहीं हो सकते, इस हिंदुस्तान से बड़े नहीं हो सकते। जब आपको एक घर
झूठे घमंड आ जाता है, शायद वही सिंधिया जी के साथ भी हुआ कि मैं इतना बड़ा नेता हूं और मेरा स्ट्रक्चर कम किया जा रहा है। अरे आपने पार्टी को जिताया, अरे आप ही लोग उन्हें महाराज कहते थे, दीपक झा, आप ही लोग उन्हें महाराज कहते थे। अरे महाराज, बड़ा आदमी ऐसे नहीं होता, महाराज कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। महाराज जी, उनकी महाराज जो है एक पदवी थी, उस वजह से उनको महाराज तो महाराज कहते थे ना, दे दिया उन्होंने शिवराज को राज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मामा है शिवराज मामा तो सबको पूरा अरे मामू बना दिया, मामू बना दिया मामा ने। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि शकुनी मामा है, वो जिस तरह से अरे नहीं दीपक जी, आपने बोल दिया, दीपक जी वो अपने प्लान में सक्सेस हो गए, आप मान लीजिए। शकुनी मामा भी अपने प्लान में सक्सेस हो समझाइए गए, महाभारत युद्ध करवाया दीपक जी को समझाना जरूरी है। आज होली है और मैं समझ सकता हूँ कि वो गम में है, होली है, वो गम में है ना, तो उन्होंने अपने भी माथे पर गुलाल का तिलक लगाया है, तो मुझे ऐसा लगता है आप समझाइए दीपक जी। नहीं मनीष जी, जिस तरीके से आपने गुलाल लगाया उसी तरीके से हमारा भी गुलाल लगी नहीं रहा है, गुलाल तो एंकरिंग करनी है दीपक जी। नहीं दीपक जी देखिए, गुलाल लगाने वाली बात ठीक है, वो अपने में एक आज होली का दिन है, गुलाल की बात होती है। आज बीजेपी के नेता तो पूरी तरीके से रंग में सरोवर थे, अगर देखते आप कुछ देर पहले दिन में। लेकिन आज जब कांग्रेस में जो भी नेता सामने आए, वो कहीं भी किसी ने गुलाल नहीं लगाया हुआ था। कहीं ना कहीं बात वो देखिए, गुलाल की बात नहीं, गुलाल एक सिंबॉलिक है खुशी उत्साह का, खुशी उत्साह, ठीक है। तो बीजेपी के खेमे में निश्चित तौर पर खुशी है, उत्साह है, वो ये मान रहे हैं कि वो सफल हो गए अपने उसमें। तो ये सफलता किसने दिलवाई? हमारा मुद्दा ये है कि सफलता किसने दिलवाई? कांग्रेस ने। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व पिछले 1.5 साल से ये फैसला नहीं कर पाया। कमलनाथ कहते कहते थक गए कि नया प्रदेश अध्यक्ष बना दो। सोनिया गांधी और राहुल गांधी उस मामले को टालते रहे। फिर आप देखिए घटनाक्रम कहां शुरू हुआ। कमलनाथ जब प्रियंका गांधी का नाम क्यों मध्य प्रदेश से उछाला गया राज्यसभा सीट के लिए, जबकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी कतई नहीं चाहते कि प्रियंका गांधी राज्यसभा में आए। कमलनाथ ने उस बात को सपोर्ट करा कि हां प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा में आना चाहिए। झगड़ा वहां से शुरू हुआ। देखिए अगर देखिए दीपक जी, मैं आपको बताऊं झगड़े की जड़ पड़ी वहां से। दिग्विजय सिंह ने उस दिन से अपने को असुरक्षित मानना शुरू कर दिया कि प्रियंका गांधी को अगर कहीं ये यहां ले आए तो नंबर 1 पे प्रियंका गांधी हो जाएंगी, नंबर 2 पर मेरे को धकेला जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा टिकट। नहीं देखिए, वहां से इस बात से मैं आपसे एग्री नहीं करता हूं। देखिए बात क्या, देखिए दिग्विजय सिंह का जरा एक मिनट, दिग्विजय विधायकों को यहाँ लाया गया गुड़गांव में, दिग्विजय सिंह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पार्टी का मुख्यमंत्री कुछ नहीं कह रहा है। पत्रकार है, सब सुन लीजिएगा बात को। बोलिए। बात है, दिग्विजय सिंह वो नेता है मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, जिन्होंने बगैर पद के काम किया। पार्टी में चुनाव हारने के बाद घोषणा किया था मैं बगैर पद का रहूंगा लेकिन पार्टी का निष्ठावान रहूंगा। अरे उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था दीपक जी कि मैं सक्रिय राजनीति से दूर हो जाऊंगा, लेकिन ये लालच वापस उन्हें खींच लाया। याद है ना अजीत जी? बताइए अजीत जी, बताइए दीपक। 10 साल तक उन्होंने जनरल सेक्रेटरी 10 साल तक उन्होंने फैसला करते थे, बिल्कुल सक्रिय राजनीति फैसले वो करते थे, कोई राजनीति में पद नहीं लिया। अब इससे भी लोगों को दुख होता है। अरे वो सत्ता ही नहीं थी वहां पे, कांग्रेस की पावर ही नहीं थी। तो अब जब कांग्रेस सत्ता में लौटी तो वो पर्दे के पीछे से पावरफुल है। जब वो बाहर रहे 10 साल भारतीय कांग्रेस की सरकार रही है सेंट्रल में, सब लोग चाहते तो राज्यसभा जाके मंत्री बन रहे होते, लेकिन आप उनकी कुर्बानियों को भूल नहीं सकते। देखिए बिल्कुल ठीक, राजनीति सरकार कुर्बान हो गई उनके चलते। दीपक जी, कांग्रेस की सरकार कुर्बान हो गई, आपको एक व्यक्ति की कुर्बानी दिख रही है। मनीष जी आप एक बात समझिए, मोदी जी जिस शुचिता की पवित्रता की बात करते थे राजनीति में, राजनीतिक सेवा करने के लिए मैं आया हूं, मेवा खाने नहीं आया हूं, मेवा बांटने का काम कर रहे हैं आप। ऐसा कौन सा प्रभु, मैं कहता हूं कांग्रेस से बिकाऊ है, बिकने के लिए तैयार है, लेकिन आप खरीद कैसे रहे हो? ये बड़ी चमत्कारिक बात है ना। आपके पास है क्या ऐसी कौन सी लालच दे रहे हो? आप कौन सी छड़ी घुमाते हो कि कांग्रेसियों को आप खरीद लेते हो? रातों रात आप उनको हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शायना एनसी भी जुड़ गई है। और मैं मेरा सवाल है, अभी तक आपके लिए खुल्लम खुल्ला फर्रुखाबादी था, आपने भरपूर समय लिया हमारे साथ बीजेपी। आप अपनी बात पूरी करें। मेरा सवाल ले लीजिए इनसे, ऐसी कौन सी बेहतरीन लाते? हाँ मैं बिकने को तैयार हूँ, आप खरीद रहे हो ना, तभी तो लोग बिक रहे हैं ना। अरे आपके पास कोई प्रमाण है क्या? नहीं तो आपके पास कोई प्रमाण है क्या? कहीं लिस्ट कटी है, रिसिप्ट कटी है, कहीं बैंक में पैसा गया? अभी कैसी बात करते हैं? तो फिर ऐसे कौन से कोई प्रमाण है? 30 करोड़ 20 करोड़ बोली लगी हुई है, करोड़ 50 करोड़ की बोली। अरे तो कोई प्रमाण भी दिखाइए, और जितने भी प्रमाण दिखाइए। सब इनके होते। मनीष जी प्रमाण तो इनके पास है ही सारे के सारे, आपको भी वक्त आने पे दिखा दिया जाएगा। लेकिन अभी देखिए आगे आगे होता क्या है। भाजपा ऐसी कौन सी बेहतर नहीं है? दीपक जी कहीं खुशी कहीं गम।
मध्य प्रदेश में बवाल इसलिए देश का सवाल। शायना जी, होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक खिसका हुआ राज आपके पास फिर से वापस लौटता दिख रहा है। आपको भी मनीष जी। बिल्कुल, और मुझे लगता है ये घर वापसी नहीं है। हम जानते थे कि मध्य प्रदेश में जो जनता है वो उन्होंने शिवराज सिंह जी का भी काम बहुत बेहतरीन था, मोदी जी के नेतृत्व से प्रेरित हैं, और जो लोग आज बात कर रहे हैं कि आपने पैसे का इस्तेमाल किया है, वहां मैं ये कहूंगी कि जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री ने बहुत सारे योजनाएं देखा कि गरीबों को मिले, मध्य प्रदेश की आम जनता को मिले, वहां ये एमएलएज प्रेरित हैं भारतीय जनता पार्टी से। आज जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से नाखुश है, तो क्यों? ये सवाल का जवाब दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, आपकी ऐसी कौन सी योजना थी कि रातों रात आप विधायकों को अपने पाले में कर रहे हैं? योजना ठीक है, जनता के लिए लेके आइए, लेकिन का सवाल मैं वही कह रहा हूँ, क्यों नाराज? क्यों नाराज? तो इनको लगता है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ, आपकी ऐसी कौन सी बात कर रहे हैं दीपक झा? आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोनिया गांधी को अपने इस्तीफे वाली चिट्ठी में लिख दिया कि मैं 1 साल से आपको कहता रहा, बताता रहा कि यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है। अजीत जी, आप मानेंगे यही लिखा है? बिल्कुल बिल्कुल यही। और आपके दखल देने की जरूरत है, समय आ गया है। मुझे याद है एक ट्वीट ज्योतिरादित्य ने किया था कि टॉल्स्टॉय का जिक्र किया था। अजीत जी, अगर आपको याद होगा, उसमें उन्होंने कहा था समय और संयम सबसे बड़ा योद्धा होता है। जी हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आज अपने पिता की जयंती के दिन, 75वीं जयंती के दिन, कांग्रेस को धता दिखा दिया। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल लगातार जारी है। सवाल में छोटे से ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। और इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर। जी हां, खबर ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी हुई। आज के मुताबिक सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आज नहीं होंगे शामिल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में नहीं होंगे शामिल। 12-13 मार्च को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सिंधिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज बीजेपी में नहीं शामिल होंगे ज्योतिरादित्य। 12 या 13 तारीख को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज नहीं होंगे बीजेपी में शामिल। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शायना एनसी जुड़ी हुई हैं। शायना जी, ऐसा लगता है कि बीजेपी अब मास्टर हो गई है। ऑपरेशन लोटस के नाम पर आप लगातार एक के बाद एक राज्यों को चुनते हैं, चुनने के बाद टारगेट करते हैं। आप जिस शहर से आती हैं उसका नंबर कब है? मैं बात कर रहा हूं मुंबई और महाराष्ट्र की। देखिए, आप भले इसको ऑपरेशन लोटस बताएं, हम बोलेंगे कि ये ऑपरेशन नेशनलिज्म है। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं मनीष जी, आपने बहुत एक लेखक और एक जर्नलिस्ट के रूप में आपने देखा है कि जो मार्जिन से हम लोग हारे इतना कम था, और बहुत सारे ऐसे सीट्स जहां 500,000 वोट से, और 3 टर्म के बाद इसके बावजूद जो आज जनता चाहती है कि हार तो हार है, नकारना, मार्जिन क्या होता है क्रिकेट में? एक रन से हारता है, जनता पार्टी एक रन से हार होती है। तो आप भी ये मान लीजिए दीपक झा, आप भी ये मान लीजिए कि कांग्रेस की हार उनके नेताओं की वजह से हुई। दिग्विजय सिंह की गलती, कमलनाथ की गलती, और यही चूक बीजेपी के पाले में वो राज्य दे दिया। आपको मानना पड़ेगा कि ये हुआ आपके नेताओं की वजह से। एक मिनट, एक खुलेआम डकैती है। दीपक, एक मिनट। साइना जी, मनीष जी का सवाल ये था कि महाराष्ट्र को लेकर उनका सवाल था कि महाराष्ट्र की बारी कब? मध्य प्रदेश में तो ठीक है, वहां जो होना था हो गया। महाराष्ट्र में स्वाभाविक रूप से ये 3 पहिया नहीं चल सकती है। देखिए, महाराष्ट्र में
शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का कोई तालमेल नहीं है। नहीं तो हम आपका जानते तालमेल हैं हो कि सकता है, आगे आप अजीत पवार के साथ जा सकते हैं, यहाँ तो सरकार आपका तालमेल हो गिरेगी सकता अपने है। आप, क्योंकि विचारधारा ही नहीं है। नहीं, एक विचारधारा, किस विचारधारा की बात देखिए करते हैं शायना जी, जहां तक विचारधारा की बात की जाए, जा सकती है। शायना जी, विचारधारा की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के सियासी उठापटक को भी हम लोगों ने देखा है। रातों रात नहीं, तड़के सुबह मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री शपथ ले लेते हैं। तो विचारधारा को लेकर अगर हम दूर रखें, आपने ये कहा कि ये जो जीत है, जो मध्य प्रदेश आपके पाले में फिर एक बार आता दिख रहा है, वो राष्ट्रीयता के कारण। अजीत जी, मेरे समझ नहीं आया कि इसमें राष्ट्रीयता कैसे? नहीं, वो ठीक है, राष्ट्रीयता के नाम पे नहीं, वो साइना जी अपना बचाव ठीक कर रही है, अपनी पार्टी का बचाव कर रही है, उनको यही बोलना है, वो थोड़ी ना कहेंगे कि। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं ये पूरा घटनाक्रम मध्य प्रदेश का जो हुआ, इसमें बीजेपी से ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस के नेता जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ही ने ये पूरा जो मैं कहता हूं, पूरा जो टीकरा किसी के सिर पे अगर फूटना चाहिए तो वो इन दोनों नेताओं के सिर पर फूटना चाहिए। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अगर अपनी इस जो लेट लतीफी से अगर नहीं बाज आया, अगर उसने इसमें कोई बदलाव नहीं करा, तो ये कांग्रेस के लिए, वो अभी हम महाराष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं, देर सवेर महाराष्ट्र में कब क्या हो जाए कह नहीं सकते। बीजेपी बहुत संभल कर चलती है, वो बहुत मौका ताड़ेगी जिस दिन ये मौका उनको मिलेगा। जैसे मध्य प्रदेश में उनको दिग्विजय सिंह जी ने मौका दे दिया, 4 विधायकों को गुड़गांव में ठहरा कर और एक बयान देके। अजीत जी, आप ये कह रहे हैं एक लूज बॉल और छक्का? बिल्कुल, महाराष्ट्र में भी जिस दिन थोड़ी सी भी कहीं लूज बॉल अगर कहीं पड़ी तो वो बीजेपी वाले उसको एकदम से ताड़ने में, जिसे कहते हैं। मेरा मानना है कि देखिए, कैबिनेट रिसफल होने दीजिए एक बार दिल्ली का। वो ये सुनने में आ रहा है कि अप्रैल सेकेंड वीक में हो जाए या अप्रैल में हो जाए, शायद महाराष्ट्र की राजनीति तब बदलेगी। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि 26 जनवरी ये महाआघाड़ी ने मनाई और 15 अगस्त बीजेपी मनाएगी? नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है उन लोगों को, कुछ लोगों को दिल्ली में मंत्री बना दिया जाए, जिनको लेकर कि वहां कुछ बीजेपी के नेता भी नहीं चाहते कि वहां पर रहे। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो आप भी समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो दीपक झा, आपको अब ये मान लेना चाहिए कि जो बात को लेकर लगातार आप लोग खुशफहमी में जीने लग गए थे कि हमारे पास एक एक राज्य बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस का दौर आ रहा है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अभी तो तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, अब फिर एक बार उनका दौर आया। मनीष जी, मुझे तो बहुत हंसी आती है भाजपा के चाल और चरित्र पे। ये लोग कर क्या रहे हैं देश में? देखिए, आज मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि इन्होंने कुछ नहीं किया। एक जनता की गाढ़ी कमाई पे, जनता के पास गाढ़ी कमाई क्या होती है? वोट देती है जनता और सरकार चुनती है और उसको जाके विधायकों को हड़प लेते हैं। उस पे जनता का अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। बाकी और इन्होंने अभी क्या बोला, हमारी विचारधारा नेशनलिज्म। ऐसी कौन सी विचारधारा है भैया? आपको सिंधिया जी के साथ तो हमदर्दी है, कहते हो कि उनका अपमान हो रहा है। अरे आपके अपने ही घर में कई ऐसे राजकुमार हैं जो कि जिनको खाने के लिए गोही तक नहीं मिल रही है। एक देसी कहावत है, घर का दादू गोही चाटे मामा खाए अमावट। तो आपके यहाँ दुष्यंत कुमार बैठा है, राजनाथ सिंह का बेटा बैठा है, इन सबको मंत्री बनाइए ना खुश करने की, अगर राजनीति करते हैं तो। और इनको संभालिए। उनकी पार्टी को, दीपक जी, उनकी पार्टी कैसी चले ये सुझाव आपसे नहीं चाहिए। नहीं, तो इनसे हमको पार्टी सुझाव नहीं चले चाहिए, आपसे सुझाव नहीं चाहिए। इनको आपको, आपके नाम में दीपक है और दिया तले अंधेरा है। आपके नाम में दीपक है और दिया तले अंधेरा है। दीपक जी, मनीष जी, बाद में बोलूंगा, हमें सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। हाँ, आपने बोला था गलती है हमारे नेताओं की, चाहे चुनाव में भी बड़ा कांग्रेस अध्यक्ष हो या कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, डेफिनेटली इतना चुकी है। चालाक नहीं है कि जितना भाजपा की रातों रात गिद्ध की तरह आसमान में उड़ता रहेगा और शिकार पे अपनी नजर रहेगी। तो भाजपा के लोग छोड़ देते हैं कि कांग्रेस की आंख खुलेगी या नहीं? दीपक झा, ये बताइए, कांग्रेस की आंख खुलेगी या नहीं? देखिए, आंख खुले ही है और खुलेगी। शायना जी, आ रहा हूं आपके पास। हमारा स्तर इनके स्तर के जैसा नहीं हो सकता। हम इस तरह की राजनीति, ये देखिए, शायना इनसे पूछ रही है आपका नेता कौन है? आपकी पार्टी में वो चेहरा, वो नेता कौन है? 1 साल से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि 1 साल से मैं आपको बोलते रहता हूं और आपने कोई बिल्कुल नजरअंदाज किया। कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम नहीं पता है, मतलब क्या है? आप कांग्रेस का नेता पूछ रही हैं। जरा अपना जनरल नॉलेज बढ़ा के आइए,
फिर डिबेट में बैठिएगा। अब आप कांग्रेस के नेता का नाम मुझसे पूछ रहे हैं। सोनिया दीपक गांधी जी अंतरिम व्यक्तिगत अध्यक्ष ना हैं। जाएं आप, आपने व्यक्तिगत ना अंतरिम जाएं। अध्यक्ष है तो अंतरिम अध्यक्ष ही रहने दीजिए, आप उन्हीं को नेता मानिए ना। इधर उधर की बातें क्यों घुमा रही हैं? मुद्दे की बात करिए, मुद्दे की बात करिए कि आपने आज ऐसा कृत्य किया है कि देश शर्मिंदा है, लोग शर्मिंदा है। आप इसको राष्ट्रवाद का नाम दीजिए, आप इसको जो भी नाम दीजिए। नहीं, दीपक झा, आपसे अगर बात पूछी गई कि क्या कांग्रेस में कमी है, ये आप नहीं बता रहे। आप कृत्य और पूरा ठीकरा उन पर छोड़ रहे हैं। पूछना चाहती हूँ मनीष जी। जी शायना जी, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ मनीष जी, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे सिर्फ संक्षेप में कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर हर जगह बड़ा है, दिल्ली के इलेक्शन में भी। मध्य प्रदेश में जो आप बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक पत्र लिखा, वहां वो कहते हैं कि उन्होंने इतना कोशिश किया अपने नेतृत्व से बात करने, लेकिन नेतृत्व ने नजरअंदाज किया। आप मुझे बताएं, जिस नैया डूब चुकी है, क्या उनके नेतागण जो प्रेरित है मोदी जी से, अमित शाह जी से, क्या वो नहीं ये निर्णय ले सकते हैं कि हमें ये जॉब नहीं चाहिए, जहां एक हाई हैंडेड परिवारवाद ही निर्णय लेता है? वहां हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी जो मानता है नेशन फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट इंडिविजुअल लास्ट, उनको स्वीकार करें। तो ये एक व्यक्तिगत निर्णय होता है। आप देश को गलत जी मुझे एक ब्रेक लेना है, मुझे एक ब्रेक लेना है। दीपक जी मुझे एक ब्रेक लेना है। शायना जी आप बने रहिए। जहां तक बात की जाए सिंधिया परिवार की, तो 1993 में माधवराव सिंधिया ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ा था, अब उनके बेटे ने छोड़ा है। और अगर इतिहास देखें तो इनकी दादी खुद बीजेपी की बड़ी नेता रही है। तो ऐसा नहीं, लेकिन ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर एक बुआ ने तो भतीजे के इस कदम की सराहना कर दी, आखिर दूसरी बुआ कहां है? एक छोटे से ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। के आखिरी पड़ाव में फिर आपका एक बार स्वागत है। मेरे साथ वो तमाम मेहमान बने हैं। अजीत मंडोला साहब हैं, दीपक झा हैं, शायना एनसी जुड़ी हुई हैं। शायना जी, आपसे जो हम जानना चाह रहे थे, जैसा कि अजीत जी भी कह रहे थे, कि आखिर बीजेपी का अगला कदम मध्य प्रदेश के बाद क्या पड़ोसी महाराष्ट्र है? जी। देखिए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बिल्कुल बगल में हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोग जानते हैं कि वोट उन्होंने दिया नरेंद्र मोदी जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को और भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जो हम 120 पार हैं तो अन्य पार्टी 56, 54 एंड 44 रिस्पेक्टिवली है। तो जनता का जनादेश था भारतीय जनता पार्टी के लिए। स्वाभाविक रूप से ये एक अनैतिक अलायंस है। सत्ता के नंबर गेम में जाते हैं तो बिहार में कोई भी हद तक जा सकते हैं और वो गए हैं। कोई विचारधारा नहीं, कोई तालमेल नहीं। और आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखें, आप किस हद तक जाएंगी? शायना जी वन लाइनर, शायना जी वन लाइनर, शायना जी मुझे वन लाइनर जवाब चाहिए। मुझे पता है आप बहुत नपीतुली और सधी हुई भाषा का इस्तेमाल करते हुए आप जवाब देती हैं। आप किस हद तक जाएंगे और कब तक जाएंगे? ये तो मान लिया मध्य प्रदेश ट्रेलर था, महाराष्ट्र में अजीत जी आपका जवाब मिल गया, आपका जवाब मिल गया अजीत जी। बिल्कुल, मतलब आप साइना जी ये कह रही हैं कि मध्य प्रदेश ट्रेलर था, असली पिक्चर अब महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। मनीष जी देखिए, आ रहा हूं दीपक जी आपके पास आ रहा हूं। अजीत जी आपका फाइनल कमेंट। आप नहीं, अब मुझे तो साइना जी ने आज हिंट कर दिया है। अगर साइना जी की बात अगर सही है तो आप मानकर चलिए कि इसके बाद मध्य प्रदेश में सरकार के गठन के बाद महाराष्ट्र की बारी आएगी। और मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि अप्रैल के जो दूसरे सप्ताह में मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल मोदी जी करेंगे तो शायद। अजीत जी एक लाइन दर्शक आपसे जानना चाहते हैं जो इंडिया न्यूज लगातार देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज क्यों नहीं शामिल हुए? ये बड़ी बात है कि देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है बीजेपी के अंदर। जब भी कोई बीजेपी में शामिल हुआ है बड़ा नेता, वो उसी दिन उसको लेकर बाकायदा पार्टी मुख्यालय में एक आयोजन होता है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको शामिल करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद के नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या वजह रही होगी? छोटा सा जवाब। क्या अब ये बड़ा सवाल है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसा तो नहीं कि निर्दलीय लड़ा सकती है? यानी किंतु परंतु में बात अटकी है। अब वैसे तो अभी तक जो बातें आ रही हैं कि बीजेपी में शामिल होंगे, कल होंगे, परसों होंगे, लेकिन अगर आज शामिल नहीं हुए तो कहीं ना कहीं किंतु परंतु का सवाल उठता है। जी दीपक झा, मध्य प्रदेश की बारी तो हो गई,
बागी और पारी महाराष्ट्र। देखिए मनीष जी, इनका इतिहास देखेंगे, कर्नाटका को लीजिए, बिहार को हम भूल जाते हैं, इन्होंने बिहार में भी जोड़ तोड़ किया था। अभी साइना एनसी जी पार्ट नैतिकता की कर रही थी, इन्होंने बिहार में दीपक झा मुझे खत्म करना है, दीपक झा मुझे खत्म करना है जी, दीपक झा मुझे खत्म करना है। होली के दिन मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े देश का सवाल में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की दिक्कत है कि कांग्रेस का बागबान कौन है। जी हां, मुझे बागबान पे एक लाइन आती है और वो ये है, जब बागबान ने आग दी मेरे आशियाने को, जिन पे तकिया था वही पत्ते बन के हवा देते रह गए। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।